नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 11 जुलाई 2020 है और आज हमारे टेबल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको याद होगा कि कल यानी कि 10 जुलाई को हमने इंडिया और चाइना के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज फिर से एक स्पेशल टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस स्पेशल टॉपिक में मैं आपके साथ ये बात करने वाला हूं कि अगर हम चाइना के इंपोर्ट्स को बंद करेंगे तो हमारे देश के ऊपर भी इसकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है। सेकंड टॉपिक जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोलर एनर्जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक लॉन्ग विजन देखेंगे कि फ्यूचर जो है वो क्या हो सकता है और उसमें भारत का रोल क्या हो सकता है। और इंडिया और यूएसए के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड को लेकर मीटिंग होने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दिया है, तो क्या मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? कैन यू आस्क 3 मोर पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल? तो बताइएगा उन 3 लोगों को स्टडी आईक्यू के बारे में। शायद आपको 10 लोगों को बताना पड़ेगा, 10 में से 3 लोग सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं मानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसकी एक कोशिश डेफिनेटली करेंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, बॉयकॉट चाइना में बैकफायर। जिस प्रकार से चाइना ने अपना एक एग्रेशन दिखाया है गलवान वैली में, इससे पूरा देश जो है नाराज हो गया। चाइना को पता नहीं है कि ये जो एग्रेशन है उसकी वजह से एक चीज़ हो गई कि पूरा देश जो है हमारा यूनाइट हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज भी एक ही आवाज़ में चाइना के खिलाफ एक आवाज़ में चाइना के खिलाफ स्लोगन्स बोल रही हैं। और हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ख़रीदना जो है वो बंद कर दिया। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि चाइनीज़ फूड हम नहीं खाएंगे। देखिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे देश में हमारी ही होटल्स में, हमारी ही रेस्टोरेंट्स में या फिर जो स्ट्रीट फूड हैं, तो ये बनाने वाले लोग जो हैं वो हमारे देश के ही लोग हैं। तो अगर आप ऐसे कहेंगे कि चाइनीज़ फूड नहीं खाएंगे तो इससे हमारे देश के लोगों का ही नुकसान होगा। तो थोड़ा यहाँ पर हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल भी करना है। एक और चीज़ है कि नी जर्क एक्शंस, यानी कि सोचे समझे बिना अगर कोई हम एक्शंस लेंगे तो ये प्रैक्टिकली यूजलेस भी हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यूएसए जो है, यूएसए ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोकने के लिए यूएसए ने उनके ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाया। ईरान के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, लेकिन यूएसए के सैंक्शंस की वजह से ईरान जो है अपना ऑयल जो है वो दूसरे देशों को नहीं बेच पाता। भारत एक बहुत बड़ा कस्टमर था ईरान का, लेकिन सैंक्शंस की वजह से फिर भारत ने उनसे ऑयल ख़रीदना जो है वो बंद कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो ईरान के हाथ से चली गई और सैंक्शंस ने अपना एक रोल भी प्ले किया। सैंक्शंस ने अपना एक रंग जो है वो दिखाया। तो क्या यही चीज़ भारत अगर चाइना से चीज़ें मंगवाना बंद कर देगा तो क्या चाइना की इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी? आपको कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो हैं, कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, जो हम चाइना से मंगवाते हैं, तो चाइना के लिए हम बन गए उनके कस्टमर, क्योंकि चाइना जितना भी एक्सपोर्ट करता है, अब देखिए यहाँ पर कि इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना आर लेस देन 5% ऑफ टोटल चाइनीज एक्सपोर्ट्स। तो लेट्स से अगर चाइना 100 चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है तो 100 में से 5 या फिर 5 से भी कम चीज़ें जो हैं वो भारत को बेचता है। तो क्या अगर हम चाइना से चीज़ों को बंद कर देंगे, ओवरऑल उनका जो भी एक्सपोर्ट्स हैं उसका सिर्फ 5% या 5% से भी कम है, तो भारत चाइना के लिए ऐसी कोई ख़ास बड़ी मार्केट नहीं है, ऐसा कोई ख़ास डियर कस्टमर नहीं है। इंडियन एक्सपोर्ट्स टू चाइना कॉन्स्टिट्यूट ए मिन्यूस्कल फ्रैक्शन ऑफ टोटल चाइनीज इंपोर्ट्स।
चाइना जो भारत से चीज़ें खरीदता है तो एक बहुत ही छोटी अमाउंट में या फिर एक बहुत ही छोटी मात्रा में चाइना जो है वो भारत से चीज़ों को इंपोर्ट करता है। अगर भारत से कोई ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज़ या फिर कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक नेचर के कोई प्रोडक्ट्स अगर चाइना ख़रीदता हमसे तो शायद चाइना दो बार सोचता, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ हम चाइना को नहीं बेच रहे हैं। एक दूसरा प्रश्न जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है, चाइना का सबसे बड़ा कस्टमर पता है कौन है? यूएसए। यूएसए के साथ लगभग 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, दोनों आमने सामने हैं, दोनों ट्रेड वॉर में हैं और ट्रेड वॉर के बारे में हमने कई कई बार बहुत सारी डिस्कशन भी कर ली है, इज़न्ट इट? वैसे अगर देखा जाए तो ट्रेड वॉर के अलावा भी दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर शीत युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी है। तो अपने सबसे बड़े कस्टमर के साथ अगर चाइना 1 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है और ट्रेड वॉर में एंगेज हो सकता है, ट्रेड वॉर में उतरने के लिए तैयार हैं और एक अच्छी फाइट भी दे रहा है, तो भारत जैसा एक देश जो उनके लिए इतना बड़ा कस्टमर नहीं है, तो क्या यहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट करना जो यूएसए के सैंक्शंस ने ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है, क्या ऐसा सैंक्शन या फिर ऐसा एक प्रेशर क्रिएट करना भारत के लिए पॉसिबल है? फिर एक और प्रश्न है, शायद आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सोचें। अभी हम बात करें कि हम चाइना से कम इंपोर्ट करेंगे। मान लीजिए कि चाइना अगर ऐसा बता दे कि हम इंडिया को चीज़ें नहीं बेचेंगे, वी विल स्टॉप आवर एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, तो भारत की बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो सकती है। इसकी एक बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिल सकती हैं। आज भी चाइना से बहुत सारी चीज़ें, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की बात करें, फिर फार्मास्यूटिकल, मोबाइल फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें तो हैं ही एपीआई में, बहुत ही एसेंशियल चीज़ों की। ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में हम सोचेंगे, सिर्फ कार के बारे में। थिंक अबाउट द ट्रक्स। जितने ट्रक्स रास्ते पर चलेंगे उतने ही चांसेस हैं कि वो बिगड़ेंगे, इसलिए तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हम चाइना से ही मंगवाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स अगर चाइना बता दे कि हम आपको नहीं बेचेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ऑल ऑफ द सडन 2-3 दिन में, 5 महीनों में पूरे देश को सप्लाई कर सके उतने सारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट बनाने की हमारी क्षमता है? ऑफ कोर्स नहीं। तो इससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, तो इससे पूरा ट्रांसपोर्ट जो है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ी इंपैक्ट इसकी हो सकती है। हम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स टू थिंक अबाउट। दवाइयों के बारे में सोचें, एपीआई, आपको पता है कि एपीआई जो हैं 70% प्लस एपीआई, अलग अलग आंकड़े आते हैं, राइट, लेकिन ऑन एन एवरेज आप 70% पकड़ सकते हैं कि 70% या फिर उससे ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो दवाई बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम चाइना से मंगवाते हैं 70% जितना। देखिए यहाँ पर अब आप सोचिए कि अगर ये एक्सपोर्ट करना चाइना बंद कर दे फॉर एग्जांपल, तो जो एसेंशियल ड्रग्स हैं, पैरासीटामोल हैं, फिर दूसरी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिसको बनाने के लिए एपीआईज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके प्रोडक्शन के ऊपर एक इम्पैक्ट होगी। और फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो हमारे देश के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इसी के साथ साथ हमारे ट्रेड के लिए भी, हम दुनिया के बहुत सारे देशों को दवाई बेचते हैं, तो वो पूरी सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो मेडिसिन हैं जिसकी कीमत रीज़नेबल हैं, तो ये कीमत जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, तो बहुत सारे गरीब लोगों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकती है। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना एक अच्छी बात है। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें पूरी सप्लाई चेन जो है वो उसी देश की बाउंड्री के तहत हो, ताकि अगर कोई एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं किसी दुनिया के दूसरे देश में, अगर युद्ध हो गया तो भी आपको इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी देश मुझे नहीं लगता है। किसी ना किसी देश के साथ कुछ ना कुछ आप वहाँ पर बेचते हैं वहाँ, या फिर ऐसा भी होता है कि आपका एक कनेक्शन एक दूसरे देश के साथ है, लेकिन मान लीजिए कि ये दोनों आप ये हैं और ये लेट्स से नंबर 1 नंबर 2 कनेक्टेड हैं, लेकिन नंबर 2 और 3 कनेक्टेड है, नंबर 1 और 3 कनेक्टेड नहीं है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई इश्यू हुआ तो भी आपके ऊपर इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। तो आत्मनिर्भर भारत ऑफ कोर्स हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है उसके बहुत दूर हैं हम आज, राइट। जो हम बना सकते हैं वो हम नहीं बना, मीन्स हम बहुत दूर हैं इससे। तो आत्मनिर्भर गुड, अच्छी बात है, लेकिन कंप्लीट सेल्फ रिलायंस प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर हम रिलेटिवली चीप प्राइस में अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट अगर कोई दूसरा देश बना सकता है,
तो ऑफ कोर्स हमें उसको ख़रीदना चाहिए। हाँ, वे सारी चीज़ें जो हम हमारे देश में बना सकते हैं उसको तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर बनाना ही चाहिए। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही सोच समझ कर हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। स्टेप्स उठाने हैं, दैट इज़ ए, ये एक बात तय है कि स्टेप्स तो उठाने ही है, ऐसे तो हम नहीं चल सकते। भले थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन इम्पैक्ट तो हमें उनके ऊपर डालना ही है, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर। नी जर्क रिएक्शन से कुछ नहीं होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सोलार एनर्जी की बात करें तो आपको शायद पता होगा कि सऊदी अरेबिया के बाद भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सोलार एनर्जी को इंटरसेप्ट करता है। दुखद बात यह है कि ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है, जितनी हम एक दिन में इंटरसेप्ट करते हैं, तो ये सारी एनर्जी को हम स्टोर करने की हमारे अंदर क्षमता फ़िलहाल तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने रेवा, जो मध्य प्रदेश में है, तो वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्रोजेक्ट इनोग्यूरेट किया, उसका उद्घाटन किया। और ये 750 मेगावाट का सोलार प्रोजेक्ट है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, सोलार प्रोजेक्ट, जो एक दूसरे राज्य में है। ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से दिल्ली मेट्रो को ये पावर सप्लाई करेगा, तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। सेकंड थिंग इज़ कि मोदी साहब ने ये बताया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये बताया है कि भारत क्लीन एनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप यहाँ पर आइए, इन्वेस्ट कीजिए। सोलार एनर्जी को उन्होंने श्योर, प्योर और सिक्योर कहा है, एंड ही इज़ वेरी राइट। देखिए, भारत ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है, ISA, इसको लॉन्च किया, इज़न्ट इट? फ्रांस के साथ मिलकर मोदी साहब का ये आइडिया था, और फ्रांस के उस टाइम के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर इसको लॉन्च किया। मैं बहुत ही क्विकली आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है, मैंने कई बार ये फिगर आपके सामने रखा है कि ऑयल की जब भी बात करें तो 80 से लेकर 85% जितना ऑयल जो है वो हम दूसरे देशों से ख़रीदते आए हैं। आज भी हम ऑयल के बारे में बात करेंगे, यूएस और इंडिया के बारे में जब बात करेंगे तब। तो कुवैत में कुछ होता है, किसी भी देश में, येमेन में कुछ होता है, तो इसकी इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर देखने को मिलती है। ये सारे देश जो हैं वो कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पर पालते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉट यूएई, सॉरी, लेकिन कतार की बात करें तो कतार का जो कैपिटल है दोहा, वहाँ पर तालिबान की ऑफिशियल ऑफिस है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो तालिबान की ऑफिस है। तो क्यों ये सारी चीज़ें करते हैं और हम इनको सहन करते रहते हैं? मीन्स एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हमें उनके ऊपर ये ऑयल की वजह से इनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आप सोच लीजिए कि एक बार ये ISA जो हैं वो जब फुल फ्लेज, जब सोलार एनर्जी प्राइमरी सोर्स बन जाए, प्राइमरी इन द सेंस के लेट्स से 95% हमारी ट्रेन्स, हमारा एक घर, सारी चीज़ें 95% जितनी एनर्जी का सोर्स जो है वो जब सोलार पावर हो जाएगा फ्यूचर में, तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस जिसको भारत ने लॉन्च किया है, तो भारत का वेट कितना ज़्यादा होगा जियो पॉलिटिक्स में, आप सोच कर देखिए। तो एक लॉन्ग टर्म 2030 2040 तक ये ISA जो हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। इसके साथ ये अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर साल ये 1.5 मिलियन टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ करने में मदद करेगा। इतनी एनर्जी पैदा करते अगर, तो हर साल इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर साल रिलीज़ होता एटमॉस्फेयर में। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी बताया है कि PV सेल्स, बैटरीज और स्टोरेज इक्विपमेंट और इनके साथ जुड़ी हुई जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर जोर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट हर कोशिश कर रही है कि हमारे देश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ हो। आज हमारे देश में कुछ 80% या फिर उससे भी ज़्यादा जो सोलार इक्विपमेंट है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और RK सिंह साहब जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि बेसिक कस्टम ड्यूटी 15 से लेकर 20% तक इसके ऊपर लगाई जाएगी, और धीरे धीरे करके एक साल के अंदर 40% तक इसको इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर सकें। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है, इनका नाम है विल्बर रॉस। ये आप कह सकते हैं कि कॉमर्स मिनिस्टर हैं USA के, वैसे इनकी पोस्ट जो है वो है कॉमर्स सेक्रेटरी। तो पीयूष गोयल साहब और विल्बर रॉस के बीच में 14 जुलाई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग होगी। इनका मेन लक्ष्य है कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार के संबंध हैं वो और ज़्यादा गहरे हों। कुछ महीनों पहले की बात है, जब ये कोविड-19 नहीं आया था, उससे पहले दोनों देशों ने एक लिमिटेड ट्रेड डील
के ऊपर अनाउंसमेंट किया था, एक एग्रीमेंट किया था, लेकिन आज दोनों देश जो हैं वो कोविड-19 को कंट्रोल करने में बिजी हैं, तो ये लिमिटेड ट्रेड डील जो है वो थोड़े टाइम के बाद इम्प्लीमेंट की जाएगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त पर दोनों देशों के बीच में मीटिंग हो रही है ट्रेड को लेकर, क्योंकि चाइना के साथ हमने बहुत सारी डिस्कशन की है। चाइना वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी हॉट टॉपिक है, और एक साइड इंडिया और यूएसए के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। इंडिया यूएस सीईओ फोरम की भी मीटिंग होगी 14 जुलाई को। यूएसए जो है एक टैक्स है जिसका एक इनफॉर्मल नाम है गूगल टैक्स, जिसका रियल नेम है डिजिटल सर्विसेज टैक्स या फिर इक्विलाइजेशन लेवी। तो इसको लेकर जो भारत ये जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेज़ोन एक्सेट्रा, ये जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, तो इनके ऊपर एक टैक्स, गूगल टैक्स जिसको कहा जाता है, तो वो लगाने वाला है। तो इसको लेकर यूएसए जो है वो काफ़ी नाराज़ हैं, उसको लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं। फिर आपको याद होगा कि ई कॉमर्स का बिल लास्ट ईयर पास किया गया था, एक ड्राफ्ट पास किया गया था, और इस ड्राफ्ट में डेटा स्टोरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इसको लेकर भी यूएसए जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड और इतना खुश नहीं था। एक नया ड्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया गया अभी कुछ दिनों पहले ही, द हिंदू एनालिसिस में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो अब जो इसका फोकस है, नॉट हिंदू एनालिसिस, डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में ही हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी, इज़न्ट इट? तो आपको पता है कि अब इसका फोकस जो है वो कॉमर्स, ये सारी कंपनीज जो हैं उस मीन्स उनको ज़्यादा मीन्स जॉब्स क्रिएट करनी है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। स्टोरेज को इतना ज़्यादा वेट नहीं दिया गया है, लेकिन एक ऑडिट डेफिनेटली होगा इन सारी कंपनीज का, तो इसको लेकर डिस्कशन हो सकती है। फिर जो वीज़ा हैं, H1B वीज़ा, इसके साथ जो F1 वीज़ा है, जो स्टूडेंट का वीज़ा, तो इन टॉपिक्स को लेकर भी दोनों देशों के बीच में डिस्कशन होगी। फिर यूएस एक लंबे टाइम से हमें भारत को बता रहा है कि आप हमारे जो हाई एंड एक्सपेंसिव मोबाइल्स हैं, एप्पल एक्सेट्रा और हार्ली एंड डेविडसन बाइक्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ लगाते हैं उसको कम कीजिए। यूएसए एग्रीकल्चरल, डेयरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स को ज़्यादा यहाँ पर बेचना चाहता है, और भारत को कहता है कि भारत ने टैरिफ्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा किए हैं। भारत की तरफ से हम कहते हैं उनको कि स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर आपने जो एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई है तो उसको हटा दीजिए। जीएसपी के बेनिफिट्स में से जो हमें निकाल दिया आपने, तो हमें फिर से इस लिस्ट में ऐड कर दीजिए। ट्रेड की बात करें तो 2018-19 में दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो पहुंचा था 52.4 बिलियन तक। इसमें जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में है। हमने यूएसए से जो हमने चीज़ें मंगवाई हैं, तो वो काफ़ी, अब देखिए यहाँ पर इंपोर्ट्स जो हैं ये 35.5 बिलियन डॉलर के हुए, और एक्सपोर्ट्स ये एक्सपोर्ट्स है 52 ओवरऑल अगर आप देखें तो समवेयर अराउंड 85-90 बिलियन डॉलर जितना व्यापार है दोनों देशों के बीच में। और ट्रेड सरप्लस जो है वो भारत के हित में, पक्ष में है। हम 21.3 बिलियन डॉलर की ज़्यादा चीज़ें हमने यूएस को बेची हैं। एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट, वो ये है कि आप देखिए ट्रेड वॉर दोनों देशों के बीच में चल रहा है। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे चाइना और यूएसए की बात है, फिर भी 419.2 बिलियन डॉलर की चीज़ें चाइना ने बेची हैं यूएसए को। 2017 में ये आंकड़ा था 375.6, तो ये आंकड़ा इंक्रीज हो गया। आप सोचिए, ट्रेड वॉर चल रहा है और चाइना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूएसए को बेच रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो यूएसए को देखना है ऑफ कोर्स, लेकिन हमें भी इसमें से कुछ सीखना है कि ये कैसे हो गया, है ना। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।